मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए। हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। ए वतन तेरे लिए, ए वतन तेरे लिए। जय हिंद माय डियर गाइस। मैं गजेंद्र कुमार गोस्वामी आपके चैनल यूनिक ब्रेन स्टडी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, रविंद्र कौशिक लिखा हुआ है, जिसके बारे में हमारे भारतवर्ष की 140 करोड़ जनता और पाकिस्तान की 23 करोड़ जनता में से 1% भी इसके बारे में शायद ही जानते हों। लेकिन आपके इस चैनल पर, यूनिक ब्रेन स्टडी पर, कुछ आपको यूनिक ही देखने को मिलेगा। मैं ऐसे ऐसे बहादुर कुर्बानी देने वाले, जिन्होंने देश के ऊपर अपनी कुर्बानी दी है, अपना बलिदान दिया है, उनको अपने चैनल पर लाता रहूंगा और आपको दिखाता रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये सब देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो मैं आज शुरू करने जा रहा हूं एक रविंद्र कौशिक, जिसको नाम दिया गया ब्लैक टाइगर। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 में श्रीनगर, राजस्थान में हुआ था, जिनके पिता का नाम था जे.एम. कौशिक, जो इंडियन एयरफोर्स में एक एयरमैन थे। इनकी माता का नाम था अमला देवी। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने प्राइमरी स्कूल में प्राप्त की और बीकॉम इन्होंने एसडी बलहानी पीजी कॉलेज गंगानगर में प्राप्त की, यानी वहां से इन्होंने बीकॉम किया। इन्हें शुरू से ही नाटक में भाग लेने का शौक था, यानी एक ये कलाकार थे। ये स्कूल पीरियड से कॉलेज पीरियड तक नाटक में भाग लेते थे। उस समय पर 1965 का जो युद्ध हुआ था हिंदुस्तान और चाइना का, उसके ऊपर एक नाटक खेला गया, जिसमें रविंद्र कौशिक ने एक सैनिक का रोल अदा किया और कैद हो गए। इनके हथकड़ी लगी थी और इनका जो इमोशन था, इनका जो रोल था, एक मोक रोल था, जिसको एक खास आदमी निगाह से देख रहा था। यानी एक आदमी ऐसा भी था उस भीड़ के अंदर जो इनको टकटकी बांधकर देख रहा था और कैमरे से फोटो खींच रहा था। इनकी हर एक्टिविटीज को, इनकी हर हरकत को वो नोट कर रहा था। बीकॉम करने के बाद इनको उस आदमी ने ऑफर दिया कि आप हमारे पास दिल्ली आएं, हम आपको नौकरी के लिए ऑफर देते हैं। रविंद्र कौशिक दिल्ली पहुंचे
उस व्यक्ति ने रविंद्र कौशिक को एक राह के अधिकारी से मिलाया और बताया कि तुम्हें हम नौकरी का ऑफर दे रहे हैं, तुम जो नाटक कर रहे थे क्या वो नाटक ही था या तुम्हारे अंदर जज्बा है देशभक्ति के प्रति। रविंद्र कौशिक ने कहा, मैं कुछ करना चाहता हूं देश के लिए और मुझे इसका चांस दिया जाए। रविंद्र कौशिक को दिल्ली रखा गया और 2 साल उनको एक हार्ड ट्रेनिंग दी गई और वो ट्रेनिंग थी इस्लाम धर्म की। इन्हें इस्लाम की शिक्षा, उनका बातचीत, उनका रहना सहना, कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना, ये सब सिखाया गया। उर्दू वो पहले से जानते थे, उनके पिताजी ने जो कि इंडियन एयरफोर्स में थे उन्होंने उर्दू पढ़ाई थी, लेकिन यहां पर एक उर्दू का इन्होंने एक बहुत बड़ा विद्वान बना दिया गया। आखिर इनका सुन्नत कर दिया गया, यानी खतना कर दिया गया और इनको नाम दिया गया नबी अहमद साकिर। यह बात 1975 की है। इन्हें नबी अहमद साकिर बनाकर इस्लामाबाद भेज दिया गया और इनको फर्जी कागज दे दिए गए और इन्हें बोला गया कि तुम वहां से जो एक्टिविटीज है, पाकिस्तान की होने वाली एक्टिविटीज को, वहां की जो खुफिया जानकारी है उसको आप हमें दें। बड़ा ही साहसपूर्ण और बड़ा ही दुर्लभ कार्य था। इसके लिए ये इस्लामाबाद पहुंचे और इस्लामाबाद में इन्होंने देखा, अखबार में एक इश्तिहार आया था सेना में भर्ती होने के लिए। हाँ, उससे पहले, भर्ती होने से पहले इन्होंने एडमिशन ले लिया एलएलबी में और कराची विश्वविद्यालय से, यानी कराची यूनिवर्सिटी से इन्होंने एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की। इस दौरान अखबार में एक इश्तिहार आया सेना में भर्ती होने के लिए। ये सेना में भर्ती हो गए और एक अफसर रैंक में, अधिकारी रैंक से भर्ती हुए। सब कुछ ठीक चलता रहा और इनका बहुत ही जल्दी प्रमोशन कर दिया गया। ये एक मेजर बन गए। इनका पाकिस्तान की एक लड़की जिसका नाम अमानत था, अमानत से मोहब्बत हो गई और इस कदर मोहब्बत हुई कि इन्होंने अमानत से शादी कर ली। अमानत के पिता पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक अधिकारी थे। जीवन यापन चलता रहा और ये अपनी जो कार्रवाई थी उसमें संलग्न हो गए। इन्होंने एटॉमिक पावर स्टेशनों पर होने वाली एक्टिविटी, सेना के अंदर होने वाली हरकत, सबकी जानकारी ये हिंदुस्तान भेजते रहे। इसके बीच में इनके छोटे भाई की शादी आ गई जिसका नाम था राजेश्वर नाथ कौशिक। उस शादी में राव को बताकर ये इंडिया आए और काफी सामान अपने परिवार में इन्होंने दिया और बताया कि मैं दुबई में मेरी नौकरी लगी है और मुझे अच्छी तनख्वाह वहां से मिलती है, अच्छा वेतन मिलता है, मैं दुबई में नौकरी कर रहा हूं। इन सब मेहनत और कशिश को देखते हुए इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी के गृह मंत्री एसपी चव्हाण ने इन्हें ब्लैक टाइगर का खिताब दिया। यह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे
इस दौरान इनको अमानत में एक बेटा दिया जिसका नाम था आरिफ। आरिफ धीरे धीरे बड़ा होता गया। हिंदुस्तान में ये पता लग गया था कि हमारा एक गुप्तचर, एक जासूस बड़ा अच्छा काम कर रहा है और हमें जानकारी पूरी दे रहा है, तो क्यों ना एक जासूस और भेज दिया जाए जिससे कि हमें जानकारी और मिले। इसलिए उन्होंने एक दूसरा जासूस इनायत मसीहा को पाकिस्तान में भेजा। इनायत मसीहा किसी कमी के कारण आईएसआई के हाथ पे चढ़ गया, यानी आईएसआई ने इनायत मसीहा को पकड़ लिया और उससे 3rd डिग्री देकर सब कुछ उगलवा लिया। उसने बताया कि मैं हिंदुस्तान के एक जासूस जिसका नाम नबी अहमद है और मेजर है उससे मिलने आया हूं। यह देखकर आईएसआई के चीफ ने बोला कि चलो नबी अहमद को बुलाओ। नबी अहमद को जिन्ना गार्डन में बुलाया गया और जिन्ना गार्डन में नबी अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया, यानी रविंद्र कौशिक को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने के बाद इनको 3 साल तक टॉर्चर किया गया। नबी अहमद यानी रविंद्र कौशिक ने सेना के अंदर 1979 से लेकर 1983 तक सेवा दी, यानी गुप्तचर का काम किया। जब रविंद्र कौशिक को पकड़ा गया तो 3 साल इनको इंटरोगेशन में रखा गया और इससे आप जानते हैं कि किसी गुप्तचर से किस तरह से इंटरोगेट किया जा सकता है। इनसे पूछताछ की गई कि तुम्हारे साथ और कौन कौन है और कौन कौन है। आखिर इन्हें कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी। यह फांसी की सजा सुनने के बाद रविंद्र कौशिक ने अपने पिता को खत लिखा और जिसमें बताया कि मैं गुप्तचर के काम से पकड़ा गया हूं, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है और मुझे फांसी की सजा सुना दी गई है। यह सुनकर उनके पिता जेएम कौशिक को हार्ट अटैक हुआ और खत्म हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को 25 साल की कैद में तब्दील कर दिया, यानी उम्र कैद में तब्दील कर दिया। 16 साल जेल इन्होंने सियालकोट, कोट लखपत और मियांवाली जेल में काटी और लास्ट में मियांवाली जेल में रहे। इस दौरान उन्होंने पापा को फिर एक खत लिखा और लिखा कि भारत सरकार को बताएं कि जासूसों की तब्दीली कर, यानी जो पाकिस्तान के जासूस हैं उनको छोड़ दे और मुझे यहां से छुड़वा दे। लेकिन भारत सरकार ने इसका कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। दुखी होकर रविंद्र कौशिक ने भारत सरकार को एक पत्र लिखा जिसमें लिखा था, क्या भारत जैसे बड़े देश में कुर्बानी देने का यही इनाम मिलता है? जब सरकार ने नहीं सुनी तो उनके भाई राजेंद्र नाथ गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिले, लेकिन सबने रिफ्यूज कर दिया। एक टेंडेंसी बन गई है, यदि किसी का कोई गुप्तचर, किसी का कोई जासूस किसी दूसरे देश में पकड़ा जाता है तो स्टेट में वो डिनाई कर देता है, वो रिफ्यूज कर देता है कि ये मेरे देश का नहीं रहने वाला है। और यही उसके साथ में हुआ। तो क्या गुनाह था अमानत का, जो उसे इतना प्यार करती थी और शादी करती थी, जिसने अपने शोहर को छोड़ना पड़ा? क्या कमी थी उसके बेटे आरिफ में जिसे बाप का प्यार नहीं मिला?
एक बार अमानत जेल में मिलने गई, मियां वाली जेल थी जिसमें मिलने गई, लेकिन फिर दोबारा नहीं गई। जेल के अंदर उन्हें दो और जासूस मिले, करामत राही और गोपाल दास। इनको अलग बैग में डाल दिया गया था। इनका स्वास्थ्य काफी गिर चुका था, टीबी हो चुकी थी और फेफड़े कमजोर हो गए थे। करामत राय ने बोला कि इन्हें हमारे पास रख दिया जाए, जैसे जिसकी वजह से इनका दिल लगा रहे और हम बातचीत करते रहेंगे और ये हम हमारे पास में खुश रहेंगे। इस बीच में क्योंकि ये पढ़े लिखे थे तो इन्होंने जेलर के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ समय निकालकर जेलर के बच्चों को पढ़ाने जाते थे। वो चाहते थे कि इसके बदले में जेलर उन्हें कोई ऐसी अंगीठी दे दे जिससे कि वहां बनने वाली रोटियां, कच्ची पक्की रोटियों को सेक सकें और खा सकें। उन्होंने अपने घर खत लिखा कि आप हिंदुस्तान से साफा वगैरह भेजें जिससे कि मैं जेलर को भेंट करूं। पत्र उर्दू में लिखा हुआ था। पत्र पढ़ने वाला उर्दू का कोई नहीं था, सिर्फ उनके पिताजी पढ़ते थे। पिताजी पहले ही खत्म हो चुके थे। अभी ये 1985 की बात है। यही सिलसिला चलता रहा, लगातार जेल में पड़े रहे। पड़े पड़े इनकी सेहत काफी खराब हो चुकी थी और एक तरह से लग से गए थे। इन्होंने अपने घर द्वारा एक खत लिखा जिसमें बताया कि सूरत रेडियो स्टेशन से कुछ प्रसारण होता है जिसको हम यहां पर जेल में सुनते हैं, तो मेरे परिवार से बात करा दी जाए, यानी मैं अपने परिवार से बात करना चाहता हूं। उस प्रोग्राम में उनकी बेटी जो कि हिंदुस्तान में थी, उनकी दूसरी पत्नी से, पहली पत्नी से वो आई, उससे बातचीत की। पता लगा उन्हें कि उनके पिताजी खत्म हो चुके हैं। उनके पिताजी JM कौशिक खत्म हो चुके हैं और उनके भाई राजेश्वर नाथ कौशिक श्री गंगानाथ छोड़कर जयपुर जा चुके हैं। तब उनका परिवार, उनकी पत्नी ही अकेली रह गई थी। क्या हाल हुआ होगा उधर पाकिस्तान में, अमानत के साथ में क्या बीती होगी। लेकिन ऐसा जज्बा रखने वाला एक जासूस जिसे देश की सेवा से मतलब था, ना कि अपने बच्चों से प्यार था, रविंद्र कौशिक, जिसने कभी नहीं बताया अपने परिवार को कि मैं कहां जा रहा हूं और मैं किस काम को करता हूं। यह होता है देशभक्ति को प्रायोरिटी देना, यानी देश को प्रायोरिटी देना। इसमें परिवार नहीं देखा जाता है, सिर्फ देखा जाता है देश का प्रेम। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं आपको। 1999 में जब कारगिल युद्ध स्टार्ट हुआ था, मैं बॉम्बे में था। उस टाइम बॉम्बे था, अभी मुंबई हो गया है। बॉम्बे में मैं सेना में सेवा दे रहा था। तो 1999 का युद्ध शुरू होना था, लड़ाई शुरू होनी थी। मेरे घर पे गाड़ी आई और मेरे जो साथी थे उन्होंने मेरा बिस्तर लोड किया और मेरा बैग लोड किया और मैं बैठ के चल दिया। मैंने अपने, एक मेरा बेटा था वहां पर और मेरी पत्नी थी, मैंने नहीं बताया उनको मैं कहां जा रहा हूं। लेकिन जब 1000 आदमी के हजूम ने, यूनिट के 1000 आदमियों ने एक बार जोर से जयकारा बोला, बोलो दुर्गा माता की जय, तो गूंज इतनी फैल गई कि मेरे क्वार्टर तक आवाज आई। वहां मेरी पत्नी ने टीवी चलाकर देखा तो कारगिल युद्ध स्टार्ट हो चुका था।
मेरी पत्नी नेक्स्ट डे अपना टिकट लेकर गांव में पहुंच गई। बोला ठीक है, तुम लड़ते रहो, कोई बात नहीं, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। यही हाल था रविंद्र कौशिक का। मैं उनकी बराबरी तो नहीं कर सकता जितना उन्होंने बलिदान दिया है। 26 साल ये पाकिस्तान में रहे और इन्होंने तकरीबन 22 साल पाकिस्तान की यातनाएं झेली। इनको हिंदुस्तान से जाने वाले लेटर में इनके एक बेटे का फोटो और पत्नी का फोटो भेजा गया। इन्होंने उसमें पत्नी का फोटो फाड़ दिया और बेटे का फोटो क़यामत राही को पकड़ा दिया। बोले जब कभी तुम रिहा होकर यहां से हिंदुस्तान जाओगे तो मेरे बेटे से मिलना। उन्हें टीबी हो चुकी थी, अंतिम स्थिति थी, यानी लास्ट स्टेज पे थी, फिर भी परिवार से मिलने की इच्छा थी। लेकिन वक्त इतना ही था उनका। नवंबर 2001 में सेंट्रल जेल मियांवाली पंजाब पाकिस्तान में उन्होंने अंतिम सांस ली। जेल के पीछे ही उनको दफनाया गया। आज हिंदुस्तान उन्हें कुछ नहीं दे पाया। उनको डर था कि कहीं यूएनओ में हमारी किरकी ना हो जाए। अरे किसी भी देश का कोई बलिदानी हो, उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, उन्हें मंजूर करना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए, तभी तो हौसला बढ़ता है। हम लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे आपस में, लेकिन यदि हमें सम्मान ना मिले तो किस काम का। एक चीज है, ये सत्ता, ये राजनीति अपनी कुर्सी की भूखी है, लेकिन यदि आज की सरकार की तरह देशभक्ति वाली सरकार होती तो शायद रविंद्र कौशिक वापस आ जाता। हमारे देश में 2012 में एक पिक्चर बनाई गई, एक था टाइगर, जिसका निर्देशन किया गया रोमियो अकबर वाल्टर ने, और उसके हीरो थे जॉन इब्राहिम। नबी अहमद की जगह पर रहीमतुल्लाह खान नाम रखा गया और जिसका किरदार जॉन इब्राहिम ने निभाया था। पिक्चर एक देखने लायक है। देखना ही काफी नहीं होता है, काफी होता है देश के लिए बलिदान होना। एक ये गर्व की बात है कि तिरंगे में लिपट के आए, या तो तिरंगा गाड़ के आए, नहीं तो लिपट के आए। ऐसी कहानियां, ऐसे जोश जिन्होंने देश को आजाद कराया है, देश को आजाद होने के बाद एक स्थिरता दी है, ऐसे जवानों को मैं सलाम करता हूं, नमन करता हूं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो अगले वीडियो तक नमस्कार, जय हिंद।